नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हिंदी की श्रृंखला में बारी है हिंदी व्याकरण की। शब्द प्रकार में तत्वतत्सम हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसी में हमने बताया था कि व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं, अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब विकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। और आज इन्हीं को पढ़ाना है। इस लेसन से आपके कई फ़ायदे होंगे। अशुद्धियों का निस्तारण होगा, अशुद्ध वाक्य में इनको पहचानने में आसानी होगी। इनसे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं और पूछा जाता है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि एक बार जड़ों पर पानी डालें, नींव अपनी मजबूत कर लें। और आरओ के पेपर में विशेषण और विशेष से क्वेश्चन आएंगे। तो उस टॉपिक को समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले विशेष को समझें। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जैसे नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम। विशेषता जो उसकी है उसको विशेषण बोलते हैं। तो इन्हीं का जो संबंध है उसी को विशेषण और विशेष बोलते हैं। जैसे लाल मिर्च है तो मिर्च है विशेष, कैसी है वो लाल है। कर्मधारय समास में भी विशेषण विशेष का प्रयोग होता है। तो इसमें पढ़ना आपको विशेषण ही है, लेकिन विशेष भी आने चाहिए, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और इसी उम्मीद के साथ पहला जो टारगेट है वो नाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या है ये जानना है। 80% ये सब आपको आता है। तो इसमें जो चीज़ें आपको क्लियर हैं उनको और अच्छा कर लें। जहाँ जहाँ गाड़ी फंस रही है उसको निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बननी है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है सही, वास्तविक, सच्चा, रियल। और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, जो सही वास्तविक ज्ञान का बोध कराए उसी को हम संज्ञा बोलते हैं। उसकी संज्ञा से किसी वस्तु का बोध होता है। संज्ञा का दूसरा अर्थ नाम भी होता है, नेम। यहाँ तक जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसका संबोधन, जो कॉलिंग नेम है, वो संबोधन ही संज्ञा है। क्योंकि बिना संबोधन के, बिना नाम के आप काम कर नहीं सकते। आपको अगर केला खरीदना है, चाय पीनी है या कोई वस्तु लेनी है तो ये तो बताएंगे कि हमें ये चाय चाहिए या हमें चावल चाहिए। और अगर इशारों से काम करेंगे तो फिर दुनिया बड़ी कठिन हो जाएगी ज़िंदगी जीना। और इसी आधार पर इसकी परिभाषा बनती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों की ग्रामर व्याकरण एक जैसी है। आपको कोई भी एक आनी चाहिए। और इसी आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संज्ञा के कितने टाइप्स हैं। आम व्यवहार में हम संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ते हैं। किसी किसी बुक्स में संज्ञा के 3 प्रकार मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। आपको कई तरीके से क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, क्रिएटिविटी के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक्चुअली यहाँ संज्ञा नहीं, शब्द आपको पढ़ाने हैं। मैंने बताया था कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए रूढ़ संज्ञा, योगी संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा वो होती है, या रूढ़ शब्द वो होते हैं जो वर्णों और मात्राओं से बनते हैं। जैसे सड़क, मेज, कुर्सी, डंडा, आपका घड़ी, ये सब आपके रूढ़ शब्द हैं। इनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं नाउन के रूप में। जैसे मेज पर मत खड़े हो, घड़ी खराब हो गई, सड़क पर मत चल, पंखा बहुत धीमे चल रहा है, ये सब आपकी संज्ञाएं हैं। तो रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा यानी यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जिनका अपना साधारण वास्तविक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, जैसे देवालय, जैसे वाचनालय, जैसे पुस्तकालय। यहाँ पर जो बोलेंगे वही निकलेगा। तो ये शब्द यौगिक हैं, यही यौगिक संज्ञा भी हैं। संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय से इन शब्दों की रचना होती है। योग रूढ़ शब्द थोड़ा सा अलग है। योग रूढ़ शब्द में साधारण अर्थ के स्थान पर अन्य अर्थ का बोध होता है और ये थर्ड सेंस में अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है बहुब्री समास को याद रखना। बहुब्री समास के जितने भी शब्द हैं वो थर्ड मीनिंग वाले होते हैं, जहाँ होता कुछ है, दिखता कुछ है। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे लंबोदर, जैसे दशानन, जैसे श्वेतांबर, जैसे पीतांबर। तो शाब्दिक अर्थ अलग है, रियल का जो छुपा हुआ अर्थ है वो अलग है। सफ़ेद वस्त्र हैं किन के, अर्थात सरस्वती जी के। तो सरस्वती जी का वहाँ लक्षण है, लेकिन उनका नाम आपको निकालना है। इसी तरीके से ये रूढ़ शब्द या संज्ञा को हम पहचानें। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे से आएंगे,
आपकी इसमें लॉजिकल तार्किक परीक्षा ज़्यादा है, ज्ञान की परीक्षा नहीं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ संज्ञा शब्द नहीं है। एक ही बात है। ऑप्शन 4 है, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर और पाठशाला। आप जानते हैं पाठशाला यौगिक शब्द है, यौगिक संज्ञा है और ये साधारण अर्थ में आता है। इतनी बातें आपको आती हैं, उसी का फ़ायदा उठाना है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से, संस्कृत ग्रामर के आधार पर संज्ञा की रचना 2 प्रकार से होती है और वो 2 प्रकार हैं, धर्मवाचक संज्ञा, वस्तु या पदार्थवाचक संज्ञा। धर्म का मतलब होता है यहाँ भाव, सेंस, इसीलिए जो भाववाचक संज्ञा है उसी को हम धर्मवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। वस्तुओं और पदार्थों के बोध के आधार पर इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 में व्यक्तिवाचक, जिसमें एक का बोध होता है, जातवाचक, जिसमें सामान्य लक्षणों का बोध होता है, समूहवाचक, जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, और द्रव्यवाचक, ऐसी वस्तुएं जो गिनी ना जा सके, जिनको मापा तौला, जिनका मापन किया जा सके। तो यही हमारी 4 संज्ञाएँ वस्तु या पदार्थवाचक हैं। मिला देंगे तो ये हो गया ग्रामर या व्याकरण की दृष्टि से। अब इसी को अगले सेंस में देखें तो अर्थ की दृष्टि से, मीनिंग की दृष्टि से ये संज्ञाएँ 5 प्रकार की होती हैं जो जनरली सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। तो वही 5 हैं, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाव। तो यहाँ जो प्रकार हैं ये थोड़े खास हैं। और जो हिंदी भाषा है उसके अनुसार देखा जाए तो सभी हिंदी भाषा वैज्ञानिक संज्ञा को 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वो जातिवाचक के ही 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता है, जैसे लखनऊ, जैसे कानपुर, जैसे गोमती नगर, जैसे कपूरथला, ये प्लेस हैं। 2 कपूरथला, एक कपूरथला से एक का बोध होगा, लखनऊ से लखनऊ का बोध होगा। जातवाचक में एक जैसी कई वस्तुओं का बोध होता है। तो इस आधार पर भाववाचक में अमूर्त भावों का बोध होता है, ये आगे पढ़ाएंगे ही। लेकिन जातवाचक में एक समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 प्रकार की वस्तुएं या संज्ञाएं होती हैं। अंतर दोनों में ये होगा, जो समूहवाचक होते हैं इनमें एक काउंटेबल सिस्टम होता है, इनकी गणना की जा सकती है, जबकि द्रव्यवाचक में हम गणना गिनती नहीं कर सकते, उनको मापा और तौला जा सकता है। चाहे वो तरल पदार्थ हों, चाहे वो खाद्य पदार्थ हों, चाहे वो ठोस वस्तुएं हों, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे चावल है, आटा है, दाल है, इनको आप गिन नहीं सकते। आप दुकान पे नहीं कह सकते हमें 12 चावल निकाल दो, आप वेट बोलेंगे। और इसी आधार पर इनको हमने द्रव्यवाचक में रखा। जबकि समूहवाचक में उस सब से कई का बोध होता है और एक वचन में उनका प्रयोग होता है, जबकि द्रव्यवाचक में भी एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे सेना, जैसे कक्षा, जैसे टीम, समिति, रैली, जुलूस, सत्संग, ये सब आपके समूहवाचक हैं, क्योंकि हर समूह का अपना एक निश्चित व्यक्तियों का एक ग्रुप है। इतनी बातें इसमें हैं। तो ये हैं आपके संज्ञा के कुछ प्रकार। अब इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है, जातवाचक क्या है, भाववाचक क्या है, इससे विषय को थोड़ा और आसानी से खोला जा सके। पढ़ते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल जीरो से चलना है। क्लास में हालांकि हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर आपकी मजबूत हैं तो आगे हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं संज्ञा के प्रकार का विस्तार से विश्लेषण। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में क्या क्या अंतर होता है। अब आते हैं संज्ञा के कितने प्रकार हैं और अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी भाषा की दृष्टि से ये हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन संज्ञा बेसिकली अर्थ के आधार पर इसके 5 ही प्रकार होते हैं आम व्यवहार में। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक वाक्य दिया होगा और उसी में पहचानना होता है कि वो शब्द कौन सा है और संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जैसे भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से परास्त किया, तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, टीम, वो किस संज्ञा का प्रकार है। इस तरीके से सोने के भाव बहुत महंगे हो गए, लोहा आज बहुत सस्ता हो गया, चांदी पिघल गई, सोना चढ़ गया। इस टाइप के शब्द हम व्यवहार में हैं, वो संज्ञा में ही आते हैं। अब आइए इनको एक बार देख लेते हैं कि कैसे इनको पढ़ना है।
सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब होता है पर्सन। इस संज्ञा में एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। एक से अधिक अगर है तो ऐसी स्थिति में जातिवाचक और समूहवाचक की तरफ हम जाएंगे, और यही पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर जानते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप उनका परीक्षण कीजिए, कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने पूरी सीरीज बना दी है, जैसे व्यक्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर, फल, नदियाँ, समाचार पत्र, ये रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जब कई व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं तो जातिवाचक संज्ञा का बोध करते हैं, क्योंकि सब में कॉमन लक्षण होते हैं। जात का मतलब यहाँ कास्ट नहीं, जात का मतलब है सामान्य, कॉमन। जैसे कई गाय अगर हम देखें, चाहे वो लखनऊ की हो, चाहे हरदोई की हो, चाहे वो शाहजहाँपुर की हो, चाहे वो लंदन की हो, उनके कॉमन लक्षण होते हैं। तो इस आधार पर उनसे एक जाति, एक सामान्य भाव का अनुमान या प्रत्यय होता है। इसी आधार पर कई व्यक्तिवाचक संज्ञा और उनके समान लक्षण मिलकर जातवाचक संज्ञा को तैयार करते हैं। इसी आधार पर यह भी माना जाता है कि जातवाचक संज्ञा का ही एक प्रकार है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक सार्वभौमिक नाम है जातिवाचक। यह हमने यही किया है। तो ये सब जातवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण में जैसे मैंने अपना नाम लिखा है सुनील, श्वेता मेरी वाइफ का नाम है, सत्यप्रकाश तिवारी जो हम लोगों के बीच नहीं है, अब इसमें संचंद बना दें। सत्यप्रकाश तिवारी मैथ के सबसे प्रसिद्ध अध्यापक थे, जो बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अमित सर आज मैथ के सबसे प्रकांड विद्वान हैं, बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये सब व्यक्ति, अब हम दो नहीं हो सकते, सत्याधर दो नहीं हो सकते। जहाँ एक का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक। ऐसे स्थान में हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ एक है, सीतापुर, शाहजहाँपुर, अलीगंज, अल्लाहगंज, जितने भी आसपास के प्लेस हैं, ये सब स्थान में आते हैं। तो आसानी से आप इनको पहचान लेंगे। पुस्तकों में उदाहरण हमने वही रखे जो आपके आसपास के उदाहरण हैं। पुस्तकों में जो दिए रहते हैं, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, वो तो है ही, लेकिन जिन चीज़ों को हम रोज़ देखते हैं तो उन्हीं को फेस करें, क्योंकि हर जो आपके पास वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है, संबोधन है, वही संज्ञा है। तो उनको ही हम अगर महसूस करेंगे तो विषय आपका व्यवहारिक हो जाएगा। पुस्तकों में घटना चक्र आप पढ़ते हैं, बौद्धिक वाणियाँ पढ़ते हैं, परीक्षा वाणियाँ पढ़ते हैं, प्रजा दर्पण पढ़ते हैं, क्रॉनिकल पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं, ये सब पुस्तकें। और पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हर पब्लिकेशन का अलग अलग, कि योजना कुरुक्षेत्र नहीं हो सकती है, घटना चक्र आपका क्रॉनिकल नहीं हो सकता है। फल में आम, संतरा, केला, मौसम्बी, नींबू, ये सब अलग अलग फल हैं, लेकिन फल, फ्रूट्स एक कॉमन संज्ञा है। नदियों में गोमती, गंगा, रामगंगा, कावेरी, कृष्णा, तो नदियाँ वो होती हैं जिनमें पानी का बहाव होता है। नाम सबके अलग अलग हैं। गंगा की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, गोमती की अपनी व्यक्तिगत पहचान है। अब क्वेश्चन इसमें आएंगे, गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा एक का बोध करती है तो व्यक्तिवाचक। और भारत की नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं, तो नदियाँ यहाँ पर एक की नहीं, सबकी बात हो रही है, तो यहाँ जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही न्यूज़पेपर जितने हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज, ये सब आपके इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जाति का मतलब होता है सामान्य संज्ञा, कॉमन नाउन, जहाँ एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है और उनके सामान्य लक्षणों का बोध होता है। इसमें क्या होता है कि आप कई वस्तुएं जब एक जैसी देखते हैं तो उनके बीच कॉमन प्रत्यय बन जाता है। आप कई गाय देखें तो पता चल जाता है कि एक ऐसा पशु है जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, जो दूध देती है। इस आधार पर एक बस से उनके कॉमन लक्षण, उनकी जात का बोध होता है। जैसे वस्तुएं हैं, उसमें जितनी रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं वो सब जातवाचक हैं। पंखा, मकान, कुर्सी, ये तो हमने लिख ही दिया है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है जितनी भी आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे एसी है, कूलर है, इन्वर्टर है, माइक्रो ओवन है, आपका मोबाइल है, आपका चार्जर है, ये सब जातिवाचक हैं। हाँ, इनका ब्रांड जब ले आएंगे, पैनासोनिक का है या वो लेनोवो का है या वो आईवेल का है, तब ये उनकी अपनी पहचान हो जाएगी। लेकिन पंखा, अब चाहे वो खेतान का हो, चाहे कूलर का हो, पंखा एक ऐसी वस्तु है जिसके 3 पर होते हैं, जो विद्युत द्वारा संचालित होता है, हाथ के द्वारा भी संचालित होता है, जो हवा देता है और व्यक्ति को थोड़ा आरामदायक
प्रदान करता है। ऐसे मकान वो स्थान है जहाँ लोग रहते हैं। तो दुनिया में जहाँ भी पंखा होगा वो उस तरीके का होगा, उसकी वही पहचान होगी। कंपनी बदल सकती है, तो इस आधार पर व्यक्तिगत पंखा अलग अलग होगा, लेकिन कॉमन वस्तुएं वही रहेंगी। तो जो भी वस्तुएं हम देखते हैं आसपास वो सब इसी में आती है। बस इसमें ध्यान रखना है कि अगर उनकी गणना हो सकती है तो वो समूहवाचक हैं, और गणना नहीं हो सकती वो द्रव्यवाचक। इतना अंतर इसमें हो जाएगा। ऐसे ही जितने पद हैं, जितने व्यवसाय हैं, जैसे वकील, नेता, किसान, डॉक्टर, मास्टर, वकील, मजदूर, ये सब आपके जातवाचक में आते हैं। अब वकील चाहे कोई भी हो, चाहे राम जेठमलानी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे मुन्ना भाई आपके जवाहरलाल भी हो, वकील एक ऐसा पद है जो लोगों को न्याय देता है, जो काला कोट पहनता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। ऐसे ही डॉक्टर का दिमाग में आते ही उसके व्यक्ति की जो इमेज बनती है सफ़ेद कोट का पहनना और व्यक्ति का इलाज करना। ऐसे ही टीचर, ऐसे ही किसान, ऐसे मजदूर दुनिया में कहीं भी हो। अभी जो भी मजदूरों को पलायन हुआ, कहीं के भी हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, मजदूर की अपनी एक संज्ञा है कॉमन, अब वो नाम उनका कोई भी हो। इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं हैं या उनकी जो सूचनाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, चक्रवात है। और जितने भी चक्रवात आए, लैला आया, आयला आया, रीना आया, कैटरीना आया, तितली आया, हुदहुद, ये सब इनके व्यक्तिगत नाम है। लेकिन चक्रवात में हवाओं का बवंडर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। ये परिभाषा सर्वदा सत्य है और हर जगह फिक्स है। ऐसे मनुष्य में जितने भी हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक संबंध हैं, वो सब जातवाचक होते हैं। उनकी कॉमन परिभाषा होती है। जैसे माता पिता की कॉमन परिभाषा है, भाई बहन की, चाचा चाची, बुआ फूफा, ताऊ ताई, साला ससुर साली, मामा मामी, इनकी परिभाषा नो चेंज। अब कोई कहीं का भी रहने वाला हो, अगर मैं कहूँ कि ये व्यक्ति मेरे साले साहब हैं, तो वो साले साहब हैं। साले साहब का मतलब है कि एक वो व्यक्ति जो इनकी धर्मपत्नी का धर्म भाई है। इस आधार पर अब वो चाहे शर्मा जी हो, चाहे गुप्ता जी हो, चाहे खान हो, चाहे सुल्तान हो, डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस आधार पर ये है जातिवाचक। तो इन दोनों में यही अंतर है। जहाँ कई व्यक्ति मिल जाते हैं वहाँ जात बन जाती है, जात को तोड़ दें तो व्यक्तिवाचक, जोड़ दें तो जातिवाचक। इसी का एक पार्ट है। जातवाचक संज्ञा को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। समूहवाचक वो संज्ञाएं होती हैं जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है, जिनकी हम काउंटिंग गणना कर सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं। और इसी आधार पर इनके दो पार्ट हैं, व्यक्ति के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर। व्यक्ति में कई से शब्द हैं जो एक ग्रुप का इशारा करते हैं, जैसे सेना, समिति, आयोग, सम्मेलन, सत्संग, रैली, जुलूस, टीम, आयोग, कक्षा, दल, गिरोह वगैरह। अब जैसे कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, तो ये सब आपके व्यक्तिवाचक व्यक्ति समूह हैं और समूहवाचक संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो टीम का मतलब ग्रुप ऑफ 11 प्लेयर्स। अच्छा, बस समूह में भी जैसे कूड़े का ढेर है, ज्योतिपुंज है, लकड़ियों का गट्ठर है और चाबी का गुच्छा है। ये सब आपके वस्तुओं का समूह का। गुच्छा का मतलब ही होता है की रिंग, क्योंकि उसमें कई वस्तुओं, चाबियों का एक ग्रुप होगा। ठीक इसी तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिनको मापा तोला जा सकता है, जिनकी गिना नहीं जा सकता। ये भी जातवाचक संज्ञा का एक प्रकार है। धातुओं में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, इनका वेट होता है, वो धातुवाचक हैं। अब इसको आप गिन नहीं सकते। ऐसे पदार्थ में जो लिक्विड फॉर्म में जैसे तेल है, घी है, दूध है, पानी है, दही है, ये सब आपके पदार्थ हैं। जैसे दही आज बहुत खट्टा है, तो दही द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक आपसे में नहीं दिया है, फिर वो जातवाचक हो जाएगा। तो यही दोनों में अंतर है। एक में गणना हो सकती है, एक में गणना नहीं हो सकती। इन सबसे अलग है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है धर्मवाचक संज्ञा। और हमारे जो मनोभाव होते हैं, जो मनोप्रवृत्तियाँ होती हैं, व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं, गुण होते हैं, दोष होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ये अमूर्त प्रत्यय होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता। इस आधार पर, गुण के आधार पर, दशा अवस्था के आधार पर, भाव के आधार पर ये संज्ञाओं को हम समझते हैं।
जैसे गुण में सुंदरता, बुद्धिमत्ता, दशा में उन्नति है, अवनति है, चढ़ाई है, उठान है, अवस्था में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, ये सब आपकी है। जैसे वृद्धावस्था जिंदगी की सबसे कठिन और जटिल अवस्था है, तो वृद्धावस्था यहाँ नाउन है। युवावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है, तो यहाँ युवावस्था नाउन का काम करेगी। बचपन की अवस्था यानी बाल्यावस्था संरक्षण और कह सकते हैं संरक्षण और रोकथाम या उनके बचाव की अवस्था है। ऐसे जितने भी हमारे मनोभाव हैं, दया, माया, ममता, करुणा, लाज, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मित्रता, शत्रुता, ये सारे भाव हमारे अमूर्त होते हैं, मनोभाव होते हैं। ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और आसानी से जब आप पूछा जाएगा कि कौन सा कैसा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोच प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। अभी आप पढ़िए इसको, फिर धीरे धीरे हम जो एसटी है उसको सॉल्व कराएंगे। तो जब आप पढ़े रहेंगे, पता रहेगा, तो आसानी से क्वेश्चन निकल आएंगे। एक काम इसमें और कर देते हैं, भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। इसके लिए हम कई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय लगाते किस में, प्रत्यय उपसर्ग में अंतर ये होता है, पास से प्रत्यय, पास से पीछे। किस शब्द के अंत में जो शब्दांश होते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो आओ, अन, ई, ता, त्वा, पन, आई, ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी जातवाचक संज्ञा में लग जाएं, विशेषण में लग जाएं, क्रिया में लग जाएं, सर्वनाम में लग जाएं, अव्यय या क्रिया विशेषण में लग जाएं, तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे लड़कपन, जैसे उठाओ, जैसे बचपन, जैसे आपकी जवानी, जैसे मित्रता, जैसे लगत, जैसे मत्त, जैसे लड़कपन, जैसे चतुराई। तो ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। एक लिस्ट हम आपको भी दे रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ लिखवा नहीं सकते, कुछ अभ्यास के लिए भी ये किताबें आपके पास हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं मैटर भी साथ साथ प्रेजेंट करते चलें। इसकी इमेज हम आपको भेज देंगे, और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, और कौन कौन शब्द ऐसे हैं जो जातवाचक विशेषण क्रिया सर्वनाम से बनते हैं, तो उसको आप चाहें स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अपने मोबाइल से, इतना तो आपको आते ही है। तो 2 इमेज हैं, इसको आप बाद में सेव कर लीजिएगा। कोई डाउट हो फिर बताइएगा। संज्ञा के बाद अगली बारी आएगी सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जो उनके विकल्प हैं, उनको हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम की 6 प्रकार हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं। सर्वनाम और संज्ञा दोनों विशेष्य का बोध करते हैं, सब्जेक्ट का बोध करते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलते हैं। तो सर्वनाम अगर हो जाता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी विशेषण जब पढ़ाएंगे, तो विशेषण और विशेष समझना और समझाना काफ़ी इजी हो जाएगा। आरओ के लिए तो ये रामबाण है, बाकी एग्जाम में तो आएगा ही। तो इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।